आप मुझे बताएं, आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्या? यस सर। ओके। आप सभी लोग अपने माइक को जो है म्यूट कर लीजिए आप, और 40 मिनट आराम से पढ़िए आप, ठीक है? जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इससे पहले जो हम पढ़ाए हैं उसमें निगमन विधि से संबंधित जो है या नियम, उसके आगे हम चलते हैं कि निगमन विधि जो है, निगमन विधि के जो हैं 4 चरण है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आगमन विधि के जो 4 चरण है, ठीक उसी तरह से निगमन विधि के भी 4 चरण है। जिसमें पहला है आगमन विधि में मैंने आपको बताया था कि हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, और ठीक इसका उल्टा है, विपरीत है निगमन विधि में। तो निगमन विधि में क्या करेंगे, हम पहले नियम जानेंगे, यानी कि नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना। दूसरा जो चरण है, उदाहरणों पर उसी नियम का प्रयोग करना। और तीसरा जो है परीक्षण है। और चौथा सत्यापन या पुष्टि। यानी कि जिस तरह हमने आगमन विधि में देखे उसी तरह जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि उल्टा है निगमन विधि। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले नियम या सिद्धांतों का ज्ञान करवाना। आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। आइए समझते हैं, तो नियम से हम उदाहरण की ओर कैसे आते हैं। पहला है नियम। ये जो पहला चरण है, नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना, आप समझिए। मैंने आपको पहले एक नियम बता दिया। क्या है नियम? कि छोटा ई बड़ी ई, या छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ चाहे ली, अगर इसके बाद असमान स्वर है, आप सभी को पता है कि स्वरों की संख्या 11 है। तो अगर छोटा ई चाहे बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर है अगर आए, तो किस में बदल जाएगा? य में। ध्यान रखिए आप, छोटा ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो वह य में बदल जाएगा। दूसरा है छोटा ऊ बड़ी ऊ, उसके बाद अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो वह किस में बदल जाएगा? व में। ठीक इसी तरह से ली जो है, उसके बाद अगर कोई असमान स्वर आते हैं तो वह ल में बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो है समान स्वर नहीं आना चाहिए, कि छोटा ई के बाद छोटा ई, ऐसा नहीं। बड़ी ई के बाद बड़ा ई, ऐसा नहीं। कोई असमान स्वर आना चाहिए, तो वह किस में बदल जाएगा? य में। ये छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, ये व में बदल जाएगा, और ली ल में बदल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि असमान स्वर, यानी कि असमान स्वर का मतलब, आप यहां देखिए, ये है स्वर। स्वरों की संख्या कितना है? 11। यानी कि मैंने आपको जो बताया कि छोटा ई चाहे बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर, यानी कि इसमें से चाहे ये और ये, इसके बाद अगर इनमें से कोई भी अगर स्वर आएगा तो वह किस में बदलेगा? य में। इसी तरह से आप यहां पर देखिए, ये तो पहले हम नियम बना लिए कि छोटा ई चाहे बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर मिले, चाहे आपका अ मिले, चाहे बड़ा आ मिले, चाहे ए मिले, चाहे ऐ मिले, चाहे ओ मिले, चाहे औ मिले, इनमें से कोई भी अगर असमान स्वर आते हैं ना, तो वह बदल जाएगा आपको य में। उसी तरह से छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, उसके बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो वह व में बदल जाता है। ये आपको मैंने पहले नियम बना दिए। ये सब जो है यन संधि में आते हैं। अब समझिए, उसी नियम को उदाहरणों पर हम प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिए। जैसे कि यहां देखिए, परी जमा आवरण। अब यहां समझिए, परी में छोटा ई की मात्रा है। यहां देखिए छोटा ई है,
और ये जो आ है तो ये आता ऐसे ही है। अब समझिए ये जो छोटा ई है, मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर छोटा ई हो चाहे बड़ी ई हो, उसके बाद अगर कोई असमान स्वर मिले, आप यहाँ पर देखिए असमान स्वर है ना, तो असमान स्वर आएगा तो किस में बदल जाएगा? य में। तो यहाँ किस में बदल रहा है? य में। अब यहाँ देखिए यानी कि प तो ऐसे ही है, ये जो छोटा ई किस में बदल जाएगा? य में। तो यहाँ य बदल गया। र तो ऐसे ही है, ये जो आ है, आ का एक मात्रा होता है, आप सभी को पता है। आप यहाँ देखिए, देखिए आ का क्या मात्रा होता है? छोटा ई का मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए सबका जो है मात्रा है, और की कोई मात्रा नहीं होती है, यह उदासीन होता है। यानी कि यहाँ पे य में बदल गया और ये हो गया पर्यावरण। यानी कि पहले हमने आपको नियम बनाया कि अगर छोटा ई चाहे बड़ी हो, उसके बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो य में बदल जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए सु जोड़ आगतम यानी कि स्वागतम। अब देखिए सु में क्या है? छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ अ है, आ है, तो ये किस में बदलेगा? यहाँ देखिए, यानी कि मैंने यहाँ आपको बताया कि छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उसके बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो वह बदल जाएगा व में, इसीलिए यहाँ व में बदला है, वही चीज है, इसके बाद मिलके बना स्वागतम। इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं लृ जोड़ आकृति में, लृ तो ऐसे ही है आ, यानी कि लृ के बाद अगर कोई असमान स्वर है तो वह किस में बदल जाएगा? ल में। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यानी ये जो है आ की मात्रा एक होता है तो ये आ है, ल का ल है, और कृति तो ऐसे ही है। तो ये जो है सबसे पहले हमने देखे कि नियम बना दिए कि ये जो है अगर ऐसे हैं तो इसमें बदल जाएगा। फिर इस नियम को क्या किए हम? उदाहरणों पर प्रयोग किए। आइए तीसरा जानते हैं परीक्षण क्या होता है। उपयुक्त उदाहरण यानी कि ऊपर जो उदाहरण बताए हैं हम आपको, उसमें छोटा ई, छोटा ऊ और लृ के साथ असमान स्वर यानी कि अ का मेल हुआ है, इसलिए इसमें यन संधि मानी जाती है, तथा यन संधि के नियमानुसार यानी कि यन संधि के नियम के अनुसार इनको क्रमशः य, व और ल में बदल गया। तो ये क्या हो गया? हमने परीक्षण कर लिया। और चौथा है सत्यापन या पुष्टि, यानी कि ये जो आप नियम बनाए, एक उदाहरण पे आपने इसको प्रयोग किए, तो सत्यापन और पुष्टि का मतलब होता है कि ये जो आप बहुत सारे उदाहरण पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही उदाहरण बता रहा हूं। अब देखिए लृ जोड़ आकार, यानी कि लृ तो ऐसे ही है, आ ऐसे हैं, यानी मैंने आपको बताया कि लृ के बाद अगर कोई असमान स्वर मिले तो किस में बदल जाएगा? ल में। यही ल का ल है, आ का जो मात्रा एक पाई होता है ये हो गया, और कार तो ऐसे ही है, यानी कि हो गया लाकार। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बिंदु होगा। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं माधवाचार को, यानी कि मधु जोड़ आचार। यहाँ ऊ है, छोटा ऊ, आ तो ऐसे हैं, यानी कि ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर मिले तो मैंने आपको बताया कि व में बदल रहे हैं। इसी तरह से ये भी बना। आप इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण पर आप जांच कर सकते हैं। तो अभी हमने यानी कि देखे कि निगमन विधि जो है वह नियम से उदाहरण की ओर कैसे आते हैं, जो इसका 4 चरण था उसको मैंने सिद्ध किया। उसके बाद आइए ये यहाँ पे कुछ मात्राएं दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, यानी कि स्वर में जो भी हम बताएं कि इसमें 11 स्वर होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये हर्ष स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। आपको याद रखने के लिए मात्राएं जो हैं आप देख सकते हैं, यानी आ की जो मात्रा क्या होते हैं। चलिए
यहाँ देखिए, जिस तरह से आगमन विधि का जो सूत्र हम बताए थे, तो आगमन विधि का ठीक विपरीत होता है निगमन विधि। अगर आप आगमन विधि के जो सूत्र है अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो निगमन विधि का जो सूत्र है वो तो अपने आप याद आ जाएगी। यानी कि देखिए, उसमें मैंने आपको इसमें चलेगा, निगमन विधि का जो सूत्र है वह अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यानी कि मैंने आपको आगमन विधि में इसकी व्याख्या भी किए थे हम, तो आपको याद होगा, तो यहाँ पे व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से मैंने आपको आगमन विधि में 10 सूत्र बताए या 11 है, ठीक उसका उल्टा कर देना तो निगमन विधि में आ जाएगी। तो यहाँ व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ याद रखिए, क्योंकि यहाँ से सीटेट में जो है, चाहे बिहार टेट हो, यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से 3 दे देगा यहाँ से उठा के, और 1 दे देगा अमूर्त से, यहाँ 1 दे देगा मूर्त से अमूर्त की ओर, और पूछ देगा कि इनमें से आगमन विधि का सूत्र नहीं है, क्योंकि 3 तो है, जबकि मूर्त से अमूर्त की ओर तो वह निगमन विधि आगमन विधि में है। तो ये आप याद रखिए, यहाँ से 3 तत्व उठा के आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन जो है निगमन विधि का सूत्र नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि में होते हैं, तो आप याद रखें। चलिए, तीसरा जो है समवाय विधि। समझिए समवाय विधि क्या है। समवाय विधि का सबसे पहले अन्य नाम देख लेते हैं। सहसंबंध विधि भी इसे कहते हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि मूल नाम जो वो नहीं पूछ के उपनाम ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आप समझिए। समवाय विधि का जो अन्य नाम है, सहसंबंध विधि भी कहते हैं, सहयोग विधि भी कहते हैं, और सामंजस्य विधि भी कहते हैं। यानी कि ये जो समवाय विधि है, इसे 3 अन्य नामों से जाने जाते हैं, जिसमें पहला हो गया सहसंबंध विधि, दूसरा सहयोग विधि, तीसरा सामंजस्य विधि। चलिए, उसके बाद ये जो समवाय विधि है, इसका अर्थ क्या होता है। तो समवाय का अर्थ होता है मिलना। समवाय का अर्थ क्या होता है? मिलना। दूसरा क्वेश्चन, ये जो समवाय विधि है, इसका प्रवर्तक कौन है? समवाय विधि का प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। और यह विधि जो है, समवाय विधि किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? व्याकरण शिक्षण के लिए। और यह कैसी विधि है? प्राचीन विधि है या आधुनिक विधि है? तो आप याद रखिए, ये जो है नवीन विधि है। और किस कक्षा के लिए उपयोगी है? उच्च कक्षाओं के लिए। आप समझिए फिर से। सबसे पहली बात तो ये जो समवाय विधि है, इसका अन्य नाम हो गया सहसंबंध विधि, सहयोग विधि, सामंजस्य विधि। और समवाय विधि का अर्थ हो गया मिलना। प्रवर्तक कौन है? समवाय विधि का जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? व्याकरण शिक्षण के लिए। और कैसे विधि है? नवीन विधि है। किस कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं? उच्च कक्षाओं के लिए। ये समझ गए? आगे आइए। व्याकरण के व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। यानी कि ये जो समवाय विधि है, इसमें व्याकरण के व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इस विधि में अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। यानी कि ये जो समवाय विधि है, इस विधि में अलग से जो है आपको व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती है? तो आप याद रखिए, ये समवाय विधि है जिस विधि में अलग से जो है व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। आइए समवाय विधि की परिभाषा देखते हैं। वह विधि
जिसमें गद्य पद शिक्षण के साथ ही व्याकरण के नियमों की शिक्षा दी जाती है, उसे समवाय विधि कहते हैं। यानी कि समवाय विधि की जो परिभाषा है वह विधि जिसमें गद्य पद शिक्षण के साथ ही व्याकरण के नियमों की शिक्षा दी जाती है, उसे समवाय विधि कहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें गद्य पद के साथ ही व्याकरण के शिक्षा दी जाती है, तो आप याद रखिए ये समवाय विधि है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ये गद्य और पद के साथ व्याकरण की शिक्षा कैसे दी जाती है। समझिए, ये उदाहरण है आपके लिए। राम अपने माता पिता के साथ विद्यालय जाता है। हो सकता है कि ये चाहे एक गद्य का वाक्य हो चाहे पद का वाक्य हो, दोनों में से किसी में से हो सकते हैं, चाहे गद्य का चाहे पद का। अब इसके साथ गद्य पद के साथ व्याकरण के नियमों की हम कैसे शिक्षा देते हैं, समझिए। अब देख रहे हैं कि राम अपने माता पिता के साथ विद्यालय जाता है, ठीक, ये वाक्य है। अब यहां पे देखिए, राम, माता पिता और विद्यालय, ये तीन शब्द हैं, समझिए। अब यहाँ पे राम के बारे में हम अलग से जो है व्याकरण की शिक्षा नहीं देते इस विधि में, मतलब गद्य पद के साथ ही व्याकरण की शिक्षा देते हैं। समझिए, मैंने आप बता दिया बच्चों को कि राम क्या है, संज्ञा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी ज्ञान करा दिए हम कि ये पुल्लिंग है। कारक चिन्ह का भी हम ज्ञान करा दिए कि ये कर्ता कारक है। और एक वचन बहुवचन यानी इसका भी हम ज्ञान करा दिए कि ये एक वचन है। यानी कि ये जो है चाहे गद्य में हो चाहे पद में हो, उसी के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है समवाय विधि में। जैसे कि ये वाक्य है कि राम अपने माता पिता के साथ विद्यालय जाता है, इसमें राम के बारे में हम अलग से नहीं, मतलब ये वाक्य आया उसी समय हम बच्चों को बता देते हैं कि राम जो है ये संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, एक वचन है, ठीक। उसी तरह से आप यहाँ देखिए माता पिता है, तब यहाँ पर हम बता दिए कि ये जो है माता पिता में कौन समास है, तो द्वंद्व समास है। माता पिता का विग्रह क्या होगा, माता और पिता। अगर बहुत सी ज्यादा अगर गहराई में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये तो द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व समास में कौन सी समास है, आपको मैं बता दूं द्वंद्व समास भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इतरेतर द्वंद्व समास, एक होता है समाहार द्वंद्व समास और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। यानी कि ये जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास भी तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास, ये भी हम ज्ञान करा दिए। अब यहाँ समझिए विद्यालय है। अब विद्यालय को हम अगर बोल दे कि संधि विच्छेद करने के लिए तो क्या होगा, विद्या जोड़ालय, ये भी हम बता दिए, संधि विच्छेद बता दिए। फिर इसमें कौन संधि है, यानी कि ये भी बता दिए कि इसमें दीर्घ स्वर संधि। यानी कि हम समवाय विधि में अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं दिए जाते हैं। उसमें चाहे गद्य हो चाहे पद पढ़ रहे हैं आप, अगर उसमें इस तरह से अगर शब्द आ रहे हैं तो वह शब्द के साथ यानी वाक्य के साथ ही व्याकरण की भी शिक्षा दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि राम अपने माता पिता के साथ विद्यालय जाता है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राम, माता पिता और विद्यालय, ये तीन शब्द हैं। इन तीनों शब्दों के साथ यानी कि अलग से हम व्याकरण की शिक्षा नहीं देते हैं। सर ये गद्य पद क्या है? हेलो हेलो, अभी हेलो। आप अभी नहीं बोलिए, ठीक है। मुझे प्राणा जी बाद में जब हम आपसे बात करेंगे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहे हैं ये, ठीक है। गद्य पद का मतलब होता है कहानी होता है, कविता होते हैं, ये सब आते हैं उसमें, समझ गए।
गद्य पद का मतलब होता है चाहे वह कहानी हो, चाहे वह कविता हो, चाहे वह कहानी हो, चाहे वह कविता हो, ये सब किसी में भी आ सकते हैं ये वाक्य। चलिए आगे, समवाय विधि के गुण समझते हैं कि क्या क्या गुण है। पहला गुण है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। समवाय विधि कैसा, ये जो विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि है और मनोवैज्ञानिक विधि नहीं। दूसरी बात, यह विधि उच्च कक्षाओं के अनुरूप है, यानी कि यह जो समवाय विधि है ये उच्च कक्षाओं के लिए है। और तीसरा है भाषा संसर्ग विधि से व्यापक होता है, यानी कि बड़ा होता है। हम अभी आप पढ़ेंगे भाषा संसर्ग विधि भी हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन भाषा संसर्ग विधि से ये जो समवाय विधि है व्यापक है यानी बड़ा है। चौथा है एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करने से अधिगम हस्तांतरण करना सिखाता है। ये समवाय विधि यानी कि एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करने पर ये जो अधिगम है, सीखना जो है वह हस्तांतरण करना सिखाता है समवाय विधि। इसके बाद है इस विधि के प्रयोग करने पर बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी कि सोचने शक्ति जो है, स्मरण शक्ति जो है इसका विकास होता है। और लास्ट है गद्य पद शिक्षण में उपयोगी है। गद्य पद शिक्षण यानी कि हो सकता है आपको कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे संस्मरण हो, रीतोपाज हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हैं इसमें गद्य पद के अंतर्गत। तो इस तरह से ये समवाय विधि के ये 6 गुण हैं। समवाय विधि की दोष देख लेते हैं। पहला दोष है कि क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है। अगर एक वाक्य में, जैसे कि आपने देखा कि राम अपने माता पिता के साथ विद्यालय जाता है, तो उसमें न तो उसे पूरे समाज का ज्ञान होता है, न ही संज्ञा का ज्ञान होता है, और न ही संधि का ज्ञान होता है। पूरा ज्ञान होता ही नहीं है। इसीलिए ये क्रमबद्ध जो है, ये क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है, पूर्ण जानकारी नहीं हो पाते। दूसरा है कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा। अगर एक एक तरह से अगर व्याकरण पढ़ाया जाए गद्य पद शिक्षण के साथ एक एक वाक्य को, तो कभी जो है समय पे पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। ये दोष है। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी है। जैसे कि गुण में मैंने आपको बताया कि ये जो समवाय विधि है ये उच्च कक्षाओं के लिए है, तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है। तो यह विधि क्या है, दोष है इसका कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। चौथा है कि अध्यापक केंद्रित है। ये अध्यापक केंद्रित है, बालक केंद्रित नहीं है, छात्र केंद्रित नहीं है, इसीलिए यह भी एक दोष है। व्याकरण का सरल ज्ञान आता है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, गहन होगा, यानी कि व्याकरण का सरल ज्ञान आता है, गहन ज्ञान नहीं। यानी कि तो इस तरह से ये जो है समवाय विधि के 5 दोष भी हैं। यहाँ पे गहन शब्द आप जोड़ लीजिएगा। तो ये समवाय विधि के जो है 5 दोष हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं समवाय विधि के सिद्धांत। समवाय विधि के जो है सिद्धांत भी हैं, उसमें आपको कहीं कहीं 4 सिद्धांत मिलेगा, कहीं कहीं 4 और कहीं आपको 5 सिद्धांत भी मिल सकते हैं। तो आप याद रखिए 4 और 5 दोनों में से कुछ भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले ऑप्शन में अगर 4 मिले तो 4 ही आप सही कर सकते हैं। पहला जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है सहसंबंध का सिद्धांत, जो हर्बर्ट स्पेंसर का है। पहला सिद्धांत है सहसंबंध का सिद्धांत, जिसको देने वाला है हर्बर्ट स्पेंसर। यानी कि सहसंबंध के सिद्धांत के अंतर्गत हर्बर्ट महोदय ने माना कि प्रत्येक विषय अपने आप में स्वतंत्र होता है, अर्थात उसका निर्माण पृथक से किया जा सकता है, अलग रूप से किया जा सकता है, किसी दूसरे नियम से जोड़कर निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन
हर्बर्ट ने अंत में यह भी सुझाव दिया कि एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर अध्यापन कार्य कराया जा सकता है। तो यह सहसंबंध का सिद्धांत हर्बर्ट महोदय का है। दूसरा जो है जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत जो फ्रोवेल ने दिया है। जीवन केंद्रित जो शिक्षा का सिद्धांत है, इसमें फ्रोवेल महोदय ने खेल पर आधारित पद्धति को अपनाया, अर्थात खेल खेल में ही भाषा का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने शिक्षा को मनोरंजन के तौर पर पढ़ने पर बल दिया। यह जो पद्धति है प्राथमिक स्तर पर अधिक प्रभावशाली है, जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। तीसरा है बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत, जिसे महात्मा गांधी ने दिया है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा और बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान और नवीन शिक्षण विधियों का समावेश है। गांधी जी ने तकनीकी शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया, जिससे जीवन में शक्ति स्वयं पर आत्मनिर्भर रह सके। इसीलिए कुटीर उद्योगों पर अत्यधिक बल दिया, ये बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत। फिर चौथा है सामंजस्य का सिद्धांत, जिसे जॉन डेवी ने दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत जॉन डेवी ने समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर भाषा सीखता है, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान समाज में करता है। क्योंकि बालक अनुकरण करके भाषा का शुद्ध रूप प्राप्त करता है, तो यह सामंजस्य के सिद्धांत के अंतर्गत है। और लास्ट में है केंद्रीकरण का सिद्धांत, जिसे जिल्लर महोदय ने दिया था। यानी कि केंद्रीयकरण के सिद्धांत के अंतर्गत जिल्लर महोदय ने बताया कि किसी विषय को व्यवस्थित रूप देने के लिए एक विषय को केंद्र में रखकर दूसरे विषय का अध्यापन कराया जाता है। जिल्लर महोदय ने इतिहास को केंद्र में रखकर भूगोल का ज्ञान करवाया। यानी कि जिल्लर का जो ये सिद्धांत है केंद्रीकरण का सिद्धांत, उन्होंने इतिहास को केंद्र में रखकर भूगोल का ज्ञान करवाया। तो इस तरह से आपको ये व्याख्या करने के लिए नहीं पूछा जा सकता है, आप सिर्फ याद रखिए कि ये जो है सहसंबंध का सिद्धांत किसने दिया, जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया है, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया, और सामंजस्य का सिद्धांत और केंद्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आइए चौथा देखते हैं, भाषा संसर्ग विधि क्या है। भाषा संसर्ग विधि का जो उद्देश्य है भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाना। भाषा संसर्ग विधि का जो उद्देश्य है वह है भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाना। इस विधि में भाषा की शिक्षा देना, व्याकरण की शिक्षा देना नहीं। यानी कि ये जो भाषा संसर्ग विधि है, इस विधि में भाषा का शिक्षा देना लेकिन व्याकरण की शिक्षा देना नहीं। जैसे कि हमने समवाय विधि में देखे कि उसके साथ ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, लेकिन समवाय ये जो भाषा संसर्ग विधि है इसमें व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, किसी प्रसिद्ध जो है विद्वान की या किसी प्रसिद्ध रचना जो होती है वह उसके लिए किताब पढ़ने के लिए दे दिए जाते हैं और उसी के आधार पर जो है बच्चों अपना व्याकरण का ज्ञान करते हैं। यह विधि आगमन विधि पर आधारित है। आप याद रखिए, ये जो भाषा संसर्ग विधि है यह आगमन विधि पर आधारित है और यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिस तरह से समवाय विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं था, लेकिन भाषा संसर्ग विधि जो है यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि वही चीज, मतलब शिक्षक कहते हैं कि व्याकरण को ज्ञान कराने के लिए जो है वह किसी प्रसिद्ध जो है कोई पुस्तक है उस पढ़ने के लिए दे दिए जाते हैं और
बता दिए जाते हैं, उसके द्वारा जो है व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि उच्च स्तर हेतु अनुपयोगी है, यानी कि ये जो भाषा संसर्ग विधियां है यह उच्च स्तर के लिए अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। तो इस तरह से ये भाषा संसर्ग विधि है। पांचवा विधि देखते हैं, सूत्र विधि। संस्कृत में हिंदी में आती है। आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। सूत्र जो विधि है यह विधि संस्कृत से हिंदी में आई है। आप ध्यान रखिए कि ये जो सूत्र विधि है यह विधि संस्कृत से हिंदी में आई है। पाणिनि की अष्टाध्याय से इस विधि का निर्माण हुआ है, यानी कि ये जो सूत्र विधि है इस विधि का जो निर्माण है वह पाणिनि की अष्टाध्याय से हुई है। सूत्र विधि का निर्माण आजकल इस विधि का प्रयोग हिंदी में न के बराबर होता है, यानी कि हिंदी में जो है ये सूत्र विधि का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। तो आप इसमें सिर्फ इतना याद रखिए कि यह जो सूत्र विधि है संस्कृत से हिंदी में आई है। दूसरी बात, ये पाणिनि की जो अष्टाध्याय है से ही इस विधि का सूत्र विधि का निर्माण हुआ है और इस विधि का प्रयोग हिंदी में न के बराबर किया जाता है। चलिए, छठा विधि है पुस्तक विधि। यह विधि सूत्र विधि का ही दूसरा रूप माना जाता है। यह जो पुस्तक विधि है यह विधि सूत्र विधि का ही दूसरा रूप है। यह विधि अंग्रेजी से हिंदी में आई है। आप इन चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी से हिंदी में कौन जो विधि आई है। तो यह पुस्तक विधि जो है वह अंग्रेजी से हिंदी में आई है और इस विधि में व्याकरण की पुस्तक काम में लाई जाती है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ 3 पॉइंट आप याद रखिए कि पुस्तक विधि सूत्र विधि का ही दूसरा रूप है, अंग्रेजी से हिंदी में आई है और इस विधि में व्याकरण की पुस्तक काम में लाई जाती है। सातवां है खेल विधि। इस विधि में खेल में व्याकरण सिखाने से व्याकरण का जो निरक्षरता वह छात्रों के मार्ग में बाधक नहीं बनेगी, ऐसा बताया गया उसमें। फिर है कि खेल में शब्द भेद, लिंग भेद आदि, वचन आदि का ज्ञान कराया जाता है खेल विधि के अंतर्गत। और पीसी रेंज ने लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन चीजों को याद रखें। पीसी रेंज ने लिखा है, व्याकरण का शिक्षण आगमन विधि से और प्रयोग निगमन विधि से होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है कि पीसी रेंज का जो कथन है कि आप व्याकरण का जो शिक्षण है वह आप आगमन विधि से कराइए, लेकिन उनका प्रयोग जो है आप निगमन विधि से होना चाहिए, ऐसा कहना पीसी रेंज महोदय का है। तो यहां से यह कथन भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किनका है। इस तरह से व्याकरण के शिक्षण जो विधियां थी वो कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्तनीक देखते हैं कि वर्तनीक क्या होते हैं। आइए समझते हैं कि वर्तनी वर्तनी का ही दूसरा नाम है अक्षर विन्यास। ध्यान समझिए, वर्तनी का ही दूसरा नाम है अक्षर विन्यास। वर्तनी का मतलब होता है कि उच्चारण की गई ध्वनि के अनुसार शब्द लिखना वर्तनी कहलाता है। ध्यान से समझिए, उच्चारण की गई ध्वनि के अनुसार शब्द लिखना वर्तनी कहलाता है।
वर्तनी। उच्चारण की गई ध्वनि के अनुसार शब्द लिखना वर्तनी कहलाता है। अगर आप इसे दूसरे शब्दों में देखें तो शब्द के लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाती है, और वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग और उर्दू में हिज्जे कहते हैं। यानी कि ध्यान समझिए, वर्तनी क्या होता है कि उच्चारण की गई ध्वनि के अनुसार शब्द लिखना वर्तनी कहलाता है, और शब्द के लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाते हैं। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग और उर्दू में हिज्जे कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तनी का जो है अक्षर विन्यास भी कह सकते हैं। वर्तनी की जो है भूमिका की अगर मैं बात करूं तो आप समझिए वर्तनी की भूमिका क्या है। देखिए, इसे आप अक्षर विन्यास या वर्तनी दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो अक्षर विन्यास या वर्तनी की शुद्धता भाषा का अनिवार्य अंग है। अभिव्यक्ति में विचारों की जो क्रमिकता है, सुबद्धता है, कितनी ही सुव्यवस्थित क्यों न हो, लेकिन यदि विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा शुद्ध नहीं हो तो उसका असर नगण्य के बराबर होकर रह जाता है। भाषा की शुद्धता तो मुख्यतः शुद्ध अक्षर विन्यास पर ही निर्भर करती है। शुद्ध भाषा यानी कि शुद्ध वाक विन्यास भी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अक्षर यानी कि वाक्य विन्यास का शुद्धता शुद्ध अक्षर विन्यास पर ही निर्भर करता है। अक्षर विन्यास हमारी लिखित अभिव्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, वरन मौखिक अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, आप सभी जानते हैं। और देवनागरिक लिपि संसार की वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, जिसकी विशेषता यह है कि एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि को व्यक्त करने की पूर्ण सामर्थ्य है। इसमें जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, यानी कि इस कारण इस लिपि में त्रुटियों की संभावना जो है कम होती है। तो इस तरह से ये वर्तनी क्या है, वर्तनी का अर्थ देखें। देखिए, वर्तनी जो है, वर्तनी की अशुद्धियां या त्रुटियां या गलतियां क्यों होती है, इसका कारण है मात्राओं की अशुद्धि के कारण ऐसा होता है। देखिए, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या, आप देख सकते हैं। बोल रहे हैं कुमार लिखने के लिए इसमें छोटा ऊ की मात्रा होगा तो वो लिख देगा बड़ा ऊ। ये किसके कारण हो रहा है? वर्तनी की अशुद्धियों के कारण, यानी कि मात्राओं के कारण हो रहे हैं। मात्राओं का ज्ञान जो है उसे नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। आप देख सकते हैं ये सब मात्राओं के अशुद्धि के कारण ऐसा होता है, पहला कारण। दूसरा है र संबंधी अशुद्धियां। आप देख सकते हैं रुपया, रुपया जो है इसमें छोटा रू लगा है, बड़ी रू नहीं होगा, यानी छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ नहीं होगा। रुचि में देख सकते हैं छोटा ऊ होगा। अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो ये गलत माना जाएगा, आपको ये अशुद्ध होगा, क्योंकि रुपया में जो है बड़ी ऊ नहीं, बड़ा ऊ नहीं होगा, यहाँ पे छोटा ऊ होता है। जैसे आप गुरु देख सकते हैं, हाँ, रूप में देख सकते हैं, रूप में जो है बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ नहीं होता है। तो ये र संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं। तीसरा है व और ब संबंधी अशुद्धियां। हम बोल रहे हैं वसंत तो वो लिख रहे हैं बसंत, हम बोल रहे हैं विविध तो लिख रहे हैं विविध। तो ये सब जो है ये व और ब संबंधी अशुद्धियां होती हैं, इसीलिए जो है त्रुटियां होती है, गलतियां होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं भ तथा म संबंधी अशुद्धियां, इसके कारण भी त्रुटियां होती है, गलतियां होती है। जैसे हम बोल रहे हैं भक्ति तो लिख देगा मक्ति, क्योंकि भाव और म में जो है ना, इसे अशुद्धियां संबंधी भूल रहते हैं।
जैसे हम बोल रहे हैं कभी, तो लिख लेगा कमी, क्योंकि इसमें गलती क्या होते हैं, भ और म संबंध। इसी तरह से आप दे सकते हैं ट और ठ और ट संबंधी अशुद्धियां। हम बोल रहे हैं पठ, हम बोल रहे हैं पठ, तो लिख रहे हैं पठ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो गलतियां है, ये अशुद्धियों का उच्चारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण ऐसा होता है। आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में भी आप देख सकते हैं। हेतु में, यानी कि इसमें छोटा ऊ होगा तो ये बड़ा ऊ लिख लेता है, कवि में छोटा ऊ होगा ये बड़ी ऊ लिख लेता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो अशुद्धियां है वर्तनी जो है, ये इन सब के कारण होता है। ये जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की गलती के कारण ऐसा होता है। इस तरह से आप देखें तो हेलो, आप अनम्यूट हो जाइए अब और मुझे बताइए। किसी एक का प्रश्न था कि गद्य पद्य क्या होता है। गद्य का मतलब होता है कहानी, पद्य का मतलब कविता होता है। आप अनम्यूट हो जाइए। जाओ नहाने।